एक धमाका और टल गई बहुत बड़ी साजिश। जरा सोचिए, ऐसा ब्लास्ट सेना के काफिले के बीच हुआ होता तो क्या होता। सोचकर ही रूह कांप जाती है, क्योंकि इस धमाके के बाद की कुछ तस्वीरों को देखिए। किस तरह कार का पुर्जा पुर्जा लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुका है। पहचान ही नहीं आ रहा कि ये कार का हिस्सा है। लेकिन कार के इन चीथड़ों में एक बड़ी आतंकी साजिश के चीथड़े उड़ने की कहानी छिपी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। आज सुबह सवेरे पुलवामा जिले के आयनगुंड इलाके में बारूद से लदी एक सेंट्रो कार को लाया गया, जिसको वहां तक आतंकियों ने चलाकर पहुंचाया। लेकिन उसी बीच सुरक्षा बलों और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और गाड़ी को समय रहते हुए उसमें रखे गए बारूद को डिफ्यूज़ किया गया और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उस इलाके में हुआ। ब्लास्ट की शिद्दत इस हद तक थी कि कई सारे मकानों को नुकसान पहुंचा और इसकी आवाज़ करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे दी गई। जी हां, ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की साजिश थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कल पुलवामा पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि दहशतगर्द किसी गाड़ी से बम हमले की साजिश को अंजाम देने जा रहे हैं। इस साजिश की भनक लगते ही पुलवामा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। रात के करीब 11 बजे सुरक्षा बल के जवानों को आखिरकार पुलवामा के आयनगुंड में सफेद रंग की एक कार दिखी गई। ये वही कार है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जवानों ने कार को तलाशी के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। कार के न रुकने पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब कार का पीछा किया गया तो आतंकी अंधेरी सड़क पर कार खड़ी कर रफू चक्कर हो चुके थे। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। कार की तुरंत तलाशी हुई। कार के भीतर नीले रंग के एक बड़े ड्रम में विस्फोटक भरा था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। पास के गांव को खाली कराया गया। फिर इस ब्लास्ट के साथ बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। ये वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में ही उसी तरह की तबाही की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी चुस्ती से इसे तहस नहस कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत सिंह संधू के साथ आज तक ब्यूरो। वायुसेना ने पिछले साल जब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तभी से पाकिस्तान में बैठे आतंकियाका पुलवामा पार्ट 2 की साजिश में जुट गए थे। लेकिन घाटी में जबरदस्त चौकसी की वजह से इसे वो अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इस बार जंगे बद्र के दिन हमले की साजिश थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के आगे आतंकियों की हिम्मत जवाब दे गई। कल जब आतंकी ठिकाना बदल रहा था तो सुरक्षा एजेंसी ने पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। पहली तस्वीर 14 फरवरी 2019 की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 28 मई 2020 की। तब आतंकवादी पुलवामा के लेथपुरा में CRPF के काफिले को निशाना बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के आगे इस बार दहशतगर्दों की साजिश नाकाम हो गई।
आतंकियों के खौफनाक मंसूबों पर कैसे पानी फिरा, इसकी तफसील से जानकारी आज तक को मिली है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक पिछले काफी वक्त से सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं। लगातार कोशिशों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इतना तो पता चल गया था कि आतंकी पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की कोशिश में हैं, लेकिन बहुत पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहे थे। मगर कल पुलवामा पुलिस को इस साजिश का अहम सुराग मिल ही गया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। पिछले साल अप्रैल में हिजबुल मुजाहिदीन ने बनिहाल में भी इसी तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया था। आतंकी आकाओं ने इस बार अपनी ओर से साजिश को अंजाम देने की भरसक कोशिश की। जांच को भटकाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई। ये नंबर प्लेट किसी दुपहिया वाहन की है, लेकिन पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पर बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी विस्फोटक लाने में कामयाब कैसे हुए। इस तलाशी के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी सिर्फ इसी तलाश चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट इख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था, खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए हमने कल सारे रूट को कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाइयां लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के जरिए से की जाती हैं और पाकिस्तान के तार जुड़े होना बिल्कुल इसमें जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए उसमें पाकिस्तान के तार हमेशा जुड़े होते हैं। कार पर लगी टू व्हीलर की नंबर प्लेट कठुआ की है। कठुआ जम्मू का इलाका है और सीमांत क्षेत्र है। कठुआ के ही हीरानगर को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूम रही है। एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। एनआईए की टीम मौके पर जाकर तमाम सबूत खंगालेगी। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पुलवामा में जो बीती रात हुआ उसे लेकर आज तक ने कश्मीर के आईजी विजय कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत गंभीर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तरह पे हमला होने वाला था? बिल्कुल उसी तरह पर था और मिलिटेंट में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे, सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर कारिया सिंह मारा गया, एचएम का रियादा को मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिफला मार गया। ये लोग भी प्रेशर में है कि और ये लोग जो नए लीडरशिप इनके हैं, ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेगेटिव पे कि मिलिटेंट का अपहरण है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। तो किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी? लग रहा है कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव इसमें जमा किया गया था। बिल्कुल, इस टाइप का तैयारी करने में कम से कम 1 से 2 महीना टाइम लगता है और हम लोग को पिछले 2 महीना से काफी खबर आ रहा है कि ऐसा हादसा करने वाला है। जंगे बदर के दिन हम लोग काफी टेंशन में थे कि ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत प्रिमिटिव में चल रहे थे। ऑपरेशन भी बहुत तेजी लगा दिए थे, कॉर्डन सर्च चल रहा था, तो उस टाइम नहीं कर पाया था। किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज किया गया है?
जैसा भी लोग शेयर कर चुके हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यूरिया नाइट्रेट यूज किया गया इसमें, कितना मात्रा में किया हुआ है? और करीब 40 से 45 kg है। तो लगभग उतना ही जितना पुलवामा के ब्लास्ट में हुआ जी, था, बिल्कुल, उसी तरह से बिल्कुल, attack एग्जैक्ट। वाला। तो किस तरीके से आपकी चुनौती देख रहे हैं कि जैसे कार बम ब्लास्ट को प्लानिंग किया जा रहा है करके? देखिए, इसमें हम लोग ह्यूमन एंड प्लस टेक्निकल एंड दोनों के हेल्प से हम लोग खबर को जनरेट करते हैं। इसमें जेएन की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर इन जनरेशन में, और जो इनिशिएटिव लेती है ऑपरेशन लॉन्च करने में, चाहे प्रिवेंटिव ऑपरेशन हो या तो हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, इसमें जेएन की पुलिस का बहुत लीडिंग रोल है। तो अब एनआईए इस मामले को जांच करेगा आगे? इनिशियल तो हम ही लोग करें, अगर देखते हैं कि कोई जरूरत पड़ेगा एनआईए टीम को हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि किस तरीके से अब आईजी के इस खुलासे के बाद इस पूरे मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश कैसे नाकाम हुई ये तो आपने देख ही लिया। आइए अब आपको बताते हैं पुलवामा पार्ट 2 के बारे में। 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन जब विस्फोटकों से लैस कार सवार आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला बोला था। चौदह फरवरी 2019 सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के लिए दिन मनहूसियत लेकर आया था। सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से तड़के 2:33 पर अपने ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकले थे, लेकिन ये यात्रा बीच में ही दुखद घटना में तब्दील हो गई। आमतौर पर इस तरह के काफिले में 500 से 800 जवान हुआ करते थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से करीब 2 हफ्ते से रास्ता बंद था। इसलिए जैसे ही रास्ता खुला, जवानों ने मूव करने का फैसला लिया था। 78 गाड़ियों के काफिले में कुल 2547 जवान सवार थे। ये काफिला 14 फरवरी को करीब 11 घंटे के सफर के बाद दोपहर 2:15 बजे काजीगुंड पहुंचा। श्रीनगर यहां से सिर्फ 73 किलोमीटर दूर था। काजीगुंड में काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हुईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काफिला जैसे ही श्रीनगर से 27 किलोमीटर पहले लेथपोरा पहुंचा, विस्फोटक भरी कार ने काफिले की 5वीं बस को बाईं तरफ से टक्कर मार दी। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि जैश का आतंकी आदिल अहमद डार विस्फोटकों से लदी कार में सवार था। शायद उसे सीआरपीएफ काफिले के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी थी और वो हाईवे किनारे सीआरपीएफ जवानों के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। माइलस्टोन 272 के पास से जैसे ही काफिला गुजरा, आतंकी ने हमले को अंजाम दे दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जख्मी हुए। पुलवामा का हमला भारत के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। इस हमले के महज 12 दिन बाद ही भारत ने जबरदस्त बदला लिया। 26 फरवरी को भारत के वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हवाई हमला किया और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी कैंपों को नेस्त नाबूद कर दिया। तब से पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। आज फिर उसकी एक और साजिश नाकाम हो गई। आज तक ब्यूरो। पुलवामा की साजिश में फिर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश सिर्फ दहशतगर्दी तक सीमित नहीं है। वो चीन के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की कूटनीतिक चाल भी चलता रहता है। इस बार उसने चीन के साथ मिलकर भारत के दूसरे पड़ोसियों को उकसाने की कोशिश भी की है। इसे कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब लद्दाख में एलएसी पर भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन के पसीने छूटने लगे। शी जिनपिंग की नींद हराम हो गई। चौतरफा घिरने वाले चीन की सांसें उखड़ने लगी। हांगकांग, ताइवान, अमेरिका और भारत के चक्रव्यूह में ऐसा जकड़ा ड्रैगन कि वो फड़फड़ाने लगा। चीन की इसी फड़फड़ाहट के बीच पाकिस्तान ने एंट्री ली है। मौके का फायदा उठाते हुए नियाजी कूद पड़े हैं। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने चीन के जरिए एक बार फिर चालें चल दी हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विवादित बयान दिया है। ट्विटर के जरिए आग उगली है। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है।
बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। लगता है नाजी जर्मनी से इमरान को बहुत प्यार है, इसलिए जब भी भारत पर निशाना साधना होता है तो उनके खुराफाती दिमाग में नाजी जर्मनी सामने नाचने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तान के पीएम हैं जिन्हें ना जर्मनी जापान का इतिहास पता है और ना ही भूगोल। ये बातें हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ईरान के तेहरान में इमरान खान के दिए इस बयान को खुद ही सुन लीजिए। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. इमरान के इस बड़बोलेपन पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। कोरोना के संक्रमण काल में अपने ही मुल्क में किरकिरी करा चुके इमरान ने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते का राग छेड़कर मामलों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। पिछलग्गू पाकिस्तान चीन की आड़ में अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आज तक ब्यूरो। भारत चीन के सीमा विवाद में पाकिस्तान ने बयानों से घुसपैठ की है। चीन की आड़ में इमरान खान ने भारत को गीदड़ भभकी देकर रौब झाड़ने की कोशिश की है। दरअसल इमरान खान ने चीन के साथ दूसरे पड़ोसियों के जरिए उन्हें उकसाकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान जैसा कोई नहीं। इसे कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब लद्दाख में LAC पर भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन के पसीने छूटने लगे। शी जिनपिंग की नींद हराम हो गई। चौतरफा घिरने वाले चीन की सांसें उखड़ने लगी। हांगकांग, ताइवान, अमेरिका और भारत के चक्रव्यूह में ऐसा जकड़ा ड्रैगन कि वो फड़फड़ाने लगा। चीन की इसी फड़फड़ाहट के बीच पाकिस्तान ने एंट्री ली है। मौके का फायदा उठाते हुए नियाजी कूद पड़े हैं। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने चीन के जरिए एक बार फिर चालें चल दी हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विवादित बयान दिया है। ट्विटर के जरिए आग उगली है। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। लगता है नाजी जर्मनी से इमरान को बहुत प्यार है, इसलिए जब भी भारत पर निशाना साधना होता है तो उनके खुराफाती दिमाग में नाजी जर्मनी सामने नाचने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तान के पीएम हैं जिन्हें ना जर्मनी जापान का इतिहास पता है और ना ही भूगोल। ये बातें हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ईरान के तेहरान में इमरान खान के दिए इस बयान को खुद ही सुन लीजिए। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. इमरान के इस बड़बोलेपन पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। कोरोना के संक्रमण काल में अपने ही मुल्क में किरकिरी करा चुके इमरान ने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते का राग छेड़कर मामलों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। पिछलग्गू पाकिस्तान चीन की आड़ में अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। As far as पाकिस्तान इज कंसर्न, उसका कोई भी वजूद नहीं है। फाइनेंशियली आज वो बैंकक्रप्ट है, कटोरा लेके चल रहा है। $115 बिलियन का उस पर कर्जा है। तो जो भी बात ये बोलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और वो एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली अकेला पड़ गया है। तो ये जो बातचीत भारत के ऊपर लगा रहा है ये कि भारत के साथ कोई नहीं है, भारत के रिलेशन सभी पड़ोसी देशों से खराब हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इमरान ने अपने ट्वीट में चीन के साथ बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र क्यों किया? क्यों उसने भारत के पड़ोसी को उकसाने की चालें चली?
इमरान खान को पता है कि उसकी फौज भारत की महान फौज के सामने कहीं नहीं टिक सकती। पाकिस्तान को पता है कि वह आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। उसे पता है कि कोई मुल्क अब उसकी नहीं सुनने वाला। इमरान खान की साजिशों के सारे कारतूस जब फूक गए तो उसने भारत के पड़ोसियों के जरिए पत्थर फेंकने की एक और नाकामयाब कोशिश की है। वो एक प्रकार से जो स्टेटमेंट है वो किसी हद तक वो चीन को हेल्प करने के लिए है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तो आप जानते ही हैं खराब हैं, और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहेगा, मगर इसका कोई महत्व नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसको कोई मानता नहीं है। हमारे रिलेशन सभी देशों से अच्छे हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। चीन, बांग्लादेश और नेपाल को उकसाने से पहले इमरान अपना होमवर्क कर लेते तो बेहतर होता। अपने इतिहास को खंगाल लेते तो ठीक होता। अपने गिरेबान में झांक लेते तो शायद उन्हें कुछ सीखने को मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो पाकिस्तान के सिर पर विनाश की तलवार लटक रही है। जिस चीन के पीछे छुपकर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब पाल रखा है, उसी चीन ने सीपैक के जरिए उनके मुल्क को गुलाम की तरह बना दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ कि चीन के उद्योगपतियों ने पाकिस्तान को सीपैक के बहाने 630 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चपत लगा दी। जिस नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी की फौज भेजता है, उसे भड़काकर इमरान ने सीमा पर शांति को भंग करने की अपनी पुरानी रणनीति दोहराई है। इमरान खान बांग्लादेश का किस मुंह से जिक्र करते हैं? 1971 की जंग में 20 से 30 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी बर्बर सेना ने सामूहिक कब्रों की लाइनें लगा दी। दुनिया की सबसे बदनाम फौज यानी पाकिस्तानी फौज ने 2 लाख महिलाओं के साथ रेप किया। जुल्म सितम की सारी इंतहा पार करने के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान बच नहीं सका और बांग्लादेश बन गया। इमरान और पाकिस्तान की हरकतों से पड़ोसी भी वाकिफ है। उनकी हर चाल का अंदाजा भारत के पड़ोसियों को भी है। पड़ोसियों के जरिए इमरान ने कश्मीर का भी राग छेड़ा, लेकिन उसके सामने छटपटाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं। इसलिए इमरान खान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि वो जितनी शातिर चालें चल लें, उनके बदनीयत इरादे पूरे होने वाले नहीं। आज तक ब्यूरो। आज चीन की पीठ थपथपा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि भारत के खिलाफ ड्रैगन ने मोर्चा खोल दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। चीन चालबाजियां करता है तो पाकिस्तान उसकी हां में हां मिलाता है। चीन बेवजह विवाद करता है तो पाकिस्तान को मजा आता है। ड्रैगन की हर बदमाशी पाकिस्तान को भाती है। पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो सोते जागते दौड़ते भागते हर वक्त ख्वाब और सिर्फ ख्वाब ही देखता है। पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात से ही खुश रहते हैं कि भारत अशांत रहे। अब देखिए कैसे चीन के साथ जारी विवाद पर इमरान ने चटखारे लिए। पाकिस्तान बेशर्मी से कह रहा है कि भारत पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। ये उस नापाक नीच सोच और मानसिक दिवालियापन के संकेत से ज्यादा कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया जानती है उस पाकिस्तान का सच। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला ये मुल्क बंटवारे के बाद से मुगालते में जी रहा है। खुद की औकात नहीं, आमने सामने की। वो अंजाम जानता है। उसे पता है कि आर पार की लड़ाई में हिंदुस्तान के जवान उसकी एक एक इंच नाप डालने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की जमीन आतंकियों के लिए हमेशा के लिए उर्वर रही है। आईएसआई और सेना की शह पर पाकिस्तान की सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनका एजेंडा कभी नहीं बदला। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है
और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। अब तक पड़ोसी मुल्क हमेशा कश्मीर पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहा है। उसने घाटी को अशांत करने की कोशिश की, वहां हिंसा फैलाना चाहा। खुद कंगाली की राह पर है पाकिस्तान, लेकिन फंडिंग कर पत्थरबाजों को उकसाया, जिन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों को टारगेट किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेवजह गोलियां बरसाईं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, अपनी जमीन से आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में कराई, उन दहशतगर्दों से हमले कराए। लेकिन जांबाज जवानों ने हर बार उन हिमाकत का ऐसा माकूल जवाब दिया है कि पाक तिलमिला कर रह गया है।